दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तेरा लॉकेट। ये मनोज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। हत्यारा लॉकेट। नगर के मशहूर कपड़ा व्यापारी सेठ हरदयाल की कोठी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अंदर कोठी के एक विशाल कक्ष में उनकी इकलौती लड़की प्रभा को उसकी सहेलियां तैयार कर रही थी। जल्दी करो, बारात द्वार पर पहुंचने ही वाली है। कहा कि बस अपनी प्रभा को आप तैयारी समझिए। तभी सांवली किंतु आगर से नैन नक्श वाली एक युवती वहां पहुंची। हेलो प्रभा। हेलो, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी प्रिय सहेली माला की भाभी नीलम हूँ। आप माला की भाभी हैं? माला की भाभी? हाँ। तो फिर माला आपके साथ क्यों नहीं आई? प्रभा, यह सिखा तो तुम ऐसे करियो जैसे तुमने अपने ब्याह का निमंत्रण कार्ड माला को भिजवाया हो और वह निमंत्रण कार्ड पाकर भी न आई हो। ओ सॉरी भाभी, दरअसल माला 4 सालों से कनाडा में है और तुम इन 4 सालों में उसे भूल चुकी हो। जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा हूँ। प्लीज आप बैठिए। सॉरी प्रभा, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। दरअसल आज ही मेरे मायके में एक ब्याह है और मेरा वहां पहुंचना जरूरी है। अतः माला की तरफ से अपने ब्याह की भेंट स्वीकार करो। यह लॉकेट माला ने भिजवाया है, इतना कीमती। और हाँ, माला ने इस लॉकेट के साथ भेजे एक पत्र में मुझे लिखा था कि मैं यह लॉकेट स्वयं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं। हाँ, क्यों नहीं, आप भी पहना दीजिए। वाह, क्या गिफ्ट भिजवाया माला ने, वह भी तब जबकि उसे पर बाकी मैरिज का इनविटेशन कार्ड तक नहीं मिला। पर बाकी अधिकांश सहेलियां माला से परिचित थी, वह सब इकट्ठी पड़ी थी। लेकिन भाभी, माला को मेरे ब्याह के बारे में कैसे पता चला? उसने पत्र में लिखा था कि उसे तुम्हारे ब्याह की खबर तुम्हारी एक सहेली द्वारा भेजे पत्र से हुई थी। पर वाह, वैसे तुम्हारी सुराहीदार गर्दन में यह लॉकेट बहुत ही सुंदर लग रहा है। धन्यवाद भाभी, वाकई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? प्लीज खाना खाकर ही जाइएगा। नहीं पर वाह, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, तो फिर 1 मिनट रुकिए। मंजू, जरा जल्दी से भाभी के लिए कोल्ड ड्रिंक तो लेकर आ। जी दीदी, कुछ ही पल बाद। और फिर जब वह युवती कोठी से बाहर निकली तो बारात द्वार पर आ पहुंची थी। आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। राकेश, यह तेरी शादी नहीं, बर्बादी है। तत्पश्चात शादी ब्याह की सारी रस्में पूरी हुई और दूसरे दिन सुबह सुबह बारात दुल्हन को लेकर विदा हो गई। उसी विदाई वाले दिन रात्रि में पर भागी ससुराल में रिसेप्शन था। बधाई हो कमला, यह तो वाकई चांद का टुकड़ा है। ही ही, धन्यवाद गायत्री बहन। रिसेप्शन में आमंत्रित औरतें इधर पर बाकी सास को बधाइयां दे रही थी और उधर उसी नगर के एक अन्य मकान में नीलम बैठी। मेरे ख्याल से तुम एक बार फिर से सोच लो कि तांत्रिक मामा, मैंने सब सोच लिया है। अब आप मंत्र पढ़कर एक नींबू उस खोपड़ी पर काटिए। ठीक है बेटी, काटता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर आगाह करता हूँ कि यदि मुझसे भी बड़े किसी तांत्रिक ने उस लॉकेट पर नींबू काट दिया तो वह लॉकेट उल्टा तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा। मैं यह रिस्क लेने को तैयार हूँ तांत्रिक मामा, बस तुम जल्दी से वह नींबू काटो। मुझे अपने किसी भी अंजाम की कोई कतई परवाह नहीं है। मुझे तो सिर्फ उस रामजादे राकेश और उसके परिवार की बर्बादी से मतलब है। तब उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए एक नींबू सामने रखी इंसानी खोपड़ी पर रखा। चमक चुम छुम, और फिर खचाक, वह नींबू कट गया। अब राकेश और उसके परिवार को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। ही ही ही। अगले पल वह इंसानी खोपड़ी धुएं में परिवर्तित होने लगी और फिर वह धुआं धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकलने लगा। उधर पर बाकी ससुराल में रिसेप्शन पूरे यौवन पर था। तभी वह धुआं वहां पहुंचकर हरकिशन लाल की नई नवेली बहू यानी प्रभा के लॉकेट में समाने लगा। और फिर जैसे वह धुआं उस लॉकेट में पूरी तरह समाया, एक आंख पर बाकी आंखें सोलों की तरह देखने लगी और बात बात पर ठाके लगाती अपनी सास कमला का चेहरा उसे एक भयानक डायन का चेहरा नजर आने लगा। उफ, डायन, ही 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 ही। फिर पर बागोस पार्टी में मौजूद हर आदमी और औरत राक्षस व डायन जैसे दिखने लगे। ही ही ही, हा हा हा। उफ। क्या हुआ प्रभा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? तभी एक आंख पर बात चीख पड़ी। नहीं, छोड़ दो मुझे। उसके चीख सुनकर, अरे बहू को एकाकी है, क्या हो गया? अरे दुल्हन चीखी क्यों?
लेकिन तभी प्रभा की सांस तेजी से स्टेज की ओर बढ़ी। क्या हुआ बहू, तुम चीखी क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं, मुझसे दूर रहो, तुम डायन हो, मुझे खा जाओगी। अरे ये क्या, कहीं कमला की बहू को कोई दौरे वोरे तो नहीं पड़ते? लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे बहू, ये है तुम, तड़ाक। आह, अरे ये क्या प्रभा, तुम्हारी मजाल की तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओ, मैं भी तुम्हें इसका मजा। तड़ाक। राक्षस, तू मुझ पर हाथ उठाता है, मैं भी तुझे मजा चखाती हूँ। रिसेप्शन में प्रभा के माता पिता भी आए हुए थे। कहने के शादी पर बा ने अपने पति राकेश को किसी रबड़ के खिलौने की तरह उठा लिया। बचाओ, ही। अरे यह मेरी बेटी को क्या हो गया है? और अगले पल भड़ाक। उफ, यह बहू है या डाइन? उफ, यह तूने क्या किया बेटी? यह सब देख पर भागे पिता सेठ हरदयाल अपनी बेटी की ओर बढ़े। बेटी, यह तुझे क्या हो गया है? आओ राक्षस, मैं भी तुझे भी मजा चखाती हूँ। उफ, यह मेरी फूल सी नाजुक बेटी को एकाक क्या हो गया है? तभी एकाक पर भागा चेहरा इंचक हो उठा। फिर जैसे सेठ हरदयाल पर भागे नजदीक पहुंचे, धड़ाक। हाय, तभी पकड़ लो इसे, शादी इस पर पागलपन का दौरा पड़ा है। तब एक साथ कई लोग प्रभा की ओर बढ़े। ही, आओ, मैं तुम सबसे निपट लूंगी। अगले पल उन सब ने मिलकर प्रभा को जकड़ लिया। जाओ, को जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। तभी प्रभा के कंठ से एक विचित्र सी आवाज निकली, गुर्र। फिर प्रभा ने अपने शरीर को एक जोरदार झटका दिया, परिणाम स्वरूप हाय, ही, उफ, ओह। तभी, अरे कमला की बहू पर तो शैतानी साया है, जान बचाने तो भागो। शैतानी साया। अरे गायत्री बहन, यह तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ कमला, जान बचाने तो पिछली गली में रह रहे खान सामा जी को बुलवा लो। मैं तो चली। फिर, जा रहा राकेश, जल्दी से जाकर खान सामा जी को बुला लो। अच्छा माँ। ही, जा बुला ला खान सामा को, वह खबीस मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो इसका मतलब है सचमुच इस पर शैतानी साया है। जल्दी राकेश खान सामा जी को लेकर वापस लौट आया। खान सामा जी, वो रही प्रभा, आप उसके चंगुल से माँ को छुड़ाइए, वरना वह माँ को मार डालेगी। गुर्र, मैं तुम सबको मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं। खान सामा जी छोटी मोटी तकलीफों में गली मोहल्ले वालों की झाड़ फूंक करके मदद कर दिया करते थे। गुर्र, आई, उफ माँ, ओ, इस पर तो वाकई किसी बुरी आत्मा का साया है। वे तेजी से आगे बढ़े। सब लोग पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ इसे। ही, आ बुड्ढे, मैं तुझे भी मजा चखाती हूँ। उफ। पर बागे सामने पहुंचकर खान सामा जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगे। खिलखिलाऊ डिगरी बिगरी फू। तभी तड़ाक। पर बाके की थप्पड़ ने खान सामा जी के होश ठिकाने ला दिए थे। लगता है इस बुरी आत्मा का इलाज मेरे बस का नहीं है। अरे, सोचते हुए खान सामा जी एकाक चौक पड़े। ओ, तो वह बुरी आत्मा इस उस लॉकेट में है। मुझे किसी तरह वह लॉकेट इसके गले से निकालना होगा, वरना यह भी कुछ ही पलों में और हिंसक हो जाएगी। यह सोच वह प्रभा की ओर बढ़े। अगले पल उन्होंने प्रभा के गले से वह लॉकेट नोचा और उसे एक खुले कमरे में उछाल दिया। फिर, ओह मेरा सिर, खबरदार कोई इस कमरे का दरवाजा न खोले। और पानी मोहल्ले से अपने उस्ताद गुलाम रसूल को बुला लाता हूँ, वहीं उसका कोई उपाय करेंगे। फिलहाल इसकी साकल पर मैं अपना यह ताबीज बांधे दे रहा हूँ। फिर खान सामा जी के वहां से चले जाने के बाद सब लोग भयभीत से उसी दरवाजे की ओर देखने लगे। बहू, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्या बात है माँ जी, मेरा सिर चकरा रहा है। क्या खान सामा जी के उस्ताद इस शैतानी आत्मा पर काबू पा सकेंगे? उफ, पता नहीं ये सब क्या है। खुशी के मौके पर रंग में भंग हो गया। लेकिन इस बात से सब अनजान थे कि खान सामा जी द्वारा उछाला गया लॉकेट उस कमरे में सोरे का 8 वर्षीय बाल के गले में जा पड़ा था। और लॉकेट गले में पड़ने के बाद उसका चेहरा एक भयानक हो उठा था। खुर्र गुर्र। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे उसने दरवाजे के निकट पहुंचकर दरवाजे को छुआ, उसके जिस्म को एक तेज झटका लगा। आई। अंदर से आती चीख की आवाज सुनकर दरवाजे के सामने खड़े सब लोग एकाक चौंक पड़े। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई लड़का चीखा हो। अरे, यह चीख किसकी थी? आई, पता नहीं अंदर कौन है। मेरा रिंकू,
यह तुम क्या कह रही हो मालती? रिंकू अंदर कैसे पहुंचा? वो उसे नींद आ रही थी। मैंने ही कहा था वह कमरे के अंदर पलंग पर जाकर सो जाए। खाने के बाद मैं उसे उठा लूंगी। उफ मालती, यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं अंदर उस बेचारी रिंकू पर क्या बीत रही होगी। वो इससे हड़कंप में मैं रिंकू के बारे में भूल ही गई थी। उफ, अब क्या होगा? सुबह सुबह अब रोने धोने से क्या होगा? मैं दरवाजा खोलकर कमरे से अपने बेटे को वापस लाने जा रहा हूँ। रुक जाओ जायसवाल, कहीं ऐसा न हो कि दरवाजा खोलते ही हम सब पर मुसीबत टूट पड़े। कुछ भी हो, अंदर मेरा मासूम बेटा खतरे में। मैं दरवाजा वैसे खोलूंगा। हाय मेरा बेटा रिंकू। फिर दरवाजा खोलने के साथ ही मिस्टर जायसवाल घबरा कर 2 कदम पीछे हट गए। हे मेरा लाल। उफ नहीं, वह शैतानी लॉकेट मेरे रिंकू के गले में पड़ा हुआ है। मैं भी अपने मासूम बेटे के गले से वह लॉकेट उतारता हूँ। लेकिन अगले पल जैसे वह रिंकू के पास पहुंचे, धड़ाक, नहीं, उफ। तभी कोई चीखा, भागो! इसी के साथ मेहमानों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाकर भागने में ही भलाई है। भागो भागो! हाय मेरे रिंकू को क्या हो गया है? इस अफरा तफरी चंद एकदम अनजान 8 वर्षीय रिंकू पर भागे ससुर हरकिशन लाल की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में इसमें खूनी चमक थी। गुर्र! अरे यह तो मेरी ओर ही आ रहा है। अगले पल उस मासूम ने हरकिशन लाल को दोनों टांगों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। गुर्र! बचाओ पिताजी! फिर वह उसे चक्कर गिन्नी की तरह घुमाने लगा। आई! फिर एक आग उसने हरकिशन लाल की टांगे छोड़ दी। भड़ाक! आई! अगले पल स्वामी पिताजी! दीवार से टकराते ही हरकिशन लाल का बेजा बाहर आ गया और उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए थे। पिताजी सुबह! उफ, यह क्या हो गया? स्वामी बू! अब रिंकू के रूप में मौत कमला की ओर बढ़ी। गुर्र! कमला के नजदीक पहुंचकर रिंकू ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठाने लगा। ही उफ! मम्मी को छोड़ दे दुष्ट, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। राकेश ने रिंकू को रोकना चाहा। छोड़ मेरी मम्मी को। नहीं, बचाओ! ही दूर हट मच्छर! धड़ाक! ओह! ही ओह! फिर देखते देखते कमला की जीभ बाहर निकल आई। ओह! इसने तो कमला को भी मार डाला। उफ माँ! भागो! इसके सिर पर शैतानी साया है, वह सबको मार डालेगा। रिंकू ने कमला के निर्जीव शरीर को एक और उछाला। भड़ाक! उफ! और शैतानी अंदाज में राकेश की ओर बढ़ा। गुर्र! उफ नहीं! रुक जा मेरे बेटे, मत खेल यह खूनी खेल। तभी खान सामाजी अपने उस्ताद जी के साथ वहां आ पहुंचे। अरे यह क्या? किसने खोला यह दरवाजा, जबकि मैंने? उफ! गुर्र! बचाओ! उस्ताद जी रोको उसे, वरना वह उसकी भी हत्या कर देगा। खान सामाजी का उस्ताद एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था। उसने जल्दी से अपनी जेब से लोबान की पुड़िया निकाली और उस पर कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। छूम छपाक छूम। मंत्र पढ़ने के बाद उस्ताद ने एक चुटकी भर लोबान पुड़िया से निकाली और रिंकू पर उछाल दी। आई! लोबान रिंकू के शरीर से टकराती ही उसके मुंह से जोरदार चीख निकली। तब आगे बढ़कर उस्ताद ने रिंकू के गले से वह लॉकेट उतार लिया। घबराओ मत, जो कुछ होना था हो चुका है, अब किसी को कोई खतरा नहीं है। और उसका सारा जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। बचाओ! उफ, मेरे लाल को क्या हो गया है? रिंकू! लॉकेट गले से उतरते रिंकू सामान्य अवस्था में आ गया था। माँ, मेरे बेटे, मेरे लाल! तभी खान सामाजी का उस्ताद गुलाम रसूल उस लॉकेट में मोती के पास बंदी एक लौंग को निकालता हुआ बोला। यह रही सारी मुसीबत की जड़, अभी मंत्रित लौंग। तो सारी मुसीबत की जड़ यह लौंग है। हाँ, मैं भी इस लौंग से पूछता हूँ कि इसे किसने और क्यों भेजा है। आश्चर्य, भला ये लौंग क्या बताएगी? तब उस्ताद गुलाम रसूल आलती पालती मारकर वहीं फर्श पर बैठ गया और फिर पुड़िया से चुटकी भर लोबान निकालकर उस लौंग पर छिड़की। उफ! मुझे मत मार मौलवी, मुझे मत मार। घोर आश्चर्य है। नहीं मारूंगा। बता तू कौन है और तुझे किसने भेजा है? मैं तांत्रिक राम प्रसाद द्वारा सिद्ध किया प्रेत हूँ और मुझे उसी ने भेजा है। क्यों? क्या चाहता वे? यह मैं बताती हूँ। तभी वहां पर एक सुरीली आवाज गूंजी। सब लोग आवाज वाली दिशा में घूमे। अरे यह तो वही औरत है
जिसने मुझे यह तेरा लॉकेट दिया था। ठीक है, अब तू ही बता कि तू कौन है और उसने यह खूनी खेल क्यों खेला। यह खेल उसने नहीं खेला है, बल्कि मैंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए खेला है। क्या कहा तूने खेला यह खेल? क्या तू इस बुरे कार्य के अंजाम से वाकिफ नहीं है? हा हा हा, मुझे अंजाम से डराता है? सुन बुड्ढे, इस रामजादे राकेश से बदला लेने के लिए यदि मुझे 100 बार भी नर्क की आग में गुजरना पड़ता तो भी मैं खुशी खुशी उसमें से गुजरती। लेकिन मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे अनाथ कर दिया? इसीलिए कि तुम्हारे कारण मैं अनाथ हुई हूँ। तुम ही वह कमीने इंसान हो जिसके कारण एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। तो तुम दीनानाथ शास्त्री की बेटी नीलम हो? हाँ कुत्ते, तूने ठीक पहचाना, मैं वही नीलम हूँ। बेटी, हम तुम्हारे मुंह से पूरा किस्सा सुनना चाहते हैं। तो सुनिए, कहानी शुरू होती है महात्मा गांधी कॉलेज से, जहाँ से साल भर पहले एक कुत्ता पढ़ता था। उसी कॉलेज में मेरी बड़ी बहन कंचन भी पढ़ती थी। धीरे धीरे इसने प्यार का नाटक रचा और मेरी मासूम बहन इसके नाटक में को सच मान बैठी। कंचन को शादी के सुनहरे सपने दिखाकर इसने उसे बर्बाद कर दिया। वह गर्भवती हो गई। बात छुपने वाली नहीं थी, अतः जल्दी मेरी माँ की निगाह में आ गई। बोल कंचन, किसका पापा है जो तेरी कोख में पल रहा है? राकेश का। यह राकेश कौन है? वह शहर के मशहूर सेठ हरकिशन लाल का बेटा है। वह मुझसे और मैं उससे प्यार करती हूँ। उफ, शर्म कर निर्लज, यह कहते हुए तेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? माँ। माँ ने दीदी को खूब डांटा फटकारा। इसके अलावा वह अपनी औलाद के साथ और कर भी क्या सकती थी। तब उसी रात यह बात माँ ने पिताजी को बताई। उफ, यह क्या किया कंचन ने? उसने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। देखे, जो होना था सो हो चुका, अब आप हिम्मत से काम लीजिए। कंचन कहते कि वह और राकेश आपस में प्यार करते हैं और इस बिगड़ी बात को बनाने का एक ही तरीका है कि किसी तरह राकेश और कंचन का ब्याह हो जाए। ठीक है, मैं कल इस सेठ हरकिशन लाल के घर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। फिर दूसरे दिन मेरे माता पिता सेठ हरकिशन लाल के घर पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, अपनी नालायक औलाद को। तू मेरे बेटे के सिर मढ़ना चाहता है। सेठ जी, राकेश और कंचन आपस में प्यार करते हैं। कुछ कहने से कम राकेश से तो पूछ लें। फिर वहां राकेश को बुलवाया गया, लेकिन राकेश ने जो कहा उसे सुनकर मेरे माता पिता के पैरों तले से जमीन निकल गई। तो आप उस बदचलन कंचन के पिता हैं, जिसके बदचलनी के किस्से पूरे कॉलेज में मशहूर है। नहीं, यह झूठ है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हा 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 ही उफ, बंद करो ये शैतानी अट्ठास। लेकिन इन शैतानों के शैतानी अट्ठास न रुके। रुकी तो मेरे पिता के हृदय की धड़कन। धड़ाम स्वामी, हा हा हा। फिर पत्थर का बुत बनी मेरी माँ मेरे पिता की लाश के साथ घर पहुंची। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे पिताजी यूं नहीं मर सकते। पिताजी। और फिर उसी पल मेरी बहन कंचन ने किचन में जाकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क आग लगा ली। दीदी, दरवाजा खोलो प्लीज। इस दोहरे सदमे को मेरी माँ भी बर्दाश्त न कर सकी और उसी समय उसने भी दम घोट दिया। आह, दम तोड़ दिया। आह, माँ तू भी मुझे अकेला छोड़ चली गई। ये भी नहीं सोचा कि तेरी बेटी किसके सहारे जिएगी। तब मैंने कसम खाई, सेठ हरकिशन लाल, मैं अपने परिवार की बर्बादी का बदला तुझसे अवश्य लूंगी। मैं तेरे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगी। फिर मेरे सगे मामा, जो कि एक तांत्रिक है, ने मोहल्ले वालों की मदद से मेरे माता पिता तथा बहन का अंतिम संस्कार किया। मेरी माँ, पिता तथा बहन का अंतिम संस्कार कर वापस लौटकर मामा के पूछने पर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी पूरी बात सुनकर मामा क्रोधित हो उठे। यह तो उस कमीने राकेश ने बहुत बड़ा जुल्म किया, जो कि। हाँ मामा, और अब उस कमीने के जुल्म का बदला मैं उससे अवश्य लूंगी। मैं उसे उसके परिवार सहित मौत के घाट उतारूंगी। यह तू क्या कह रही नीलम? तू भला ये सब कैसे कर सकती है? जैसे भी हो मामा, मैं उस कमीने से अपने माता पिता व बहन की मौत का बदला अवश्य लूंगी। तभी एक आंख मुझे याद आया। मामा, तुम एक पहुंचे हुए तांत्रिक हो। मैंने सुना कि जादू टोनों द्वारा किसी को भी घर बैठे ही समाप्त किया जा सकता है। बेशक ऐसा होता नीलम, लेकिन ऐसा करने वाले तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का गलत प्रयोग करते हैं। तो मामा, तुम्हें अपनी भांजी की सौगंध है। तुम्हें मेरे लिए अपनी तंत्र विद्या का गलत प्रयोग करना ही होगा। लेकिन बेटी, पहले तो मामा के काफी नान नुकर की, लेकिन अंत में वे मेरी जिद के आगे विवश हो गए। ठीक है, जो तू चाहती मैं वही करूंगा,
लेकिन एक बात सुन ले, तेरा इंतकाम पूरा होने से पहले यदि मुझसे भी किसी बड़े तांत्रिक ने मेरा तंत्र पकड़ लिया तो तू जीवित नहीं बचेगी। उन कमीनों से बदला लेने के लिए मैं यह रिस्क लेने को तैयार हूँ। फिर तांत्रिक मामा अपनी तैयारी में जुट गए। ए मरगट के प्रेत, जाग जाग। और इधर मुझे पता लगा कि राकेश की शादी की तिथि निश्चित हो चुकी है। तो उस कुत्ते की शादी आज से 3 दिन बाद है। ठीक है, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि उस कुत्ते की मौत उसके दुल्हन के हाथों ही हो। उसके आगे का किस्सा तो आप जानती हैं कि किस तरह मैंने अभिमंत्रित लौंग बंधा यह लॉकेट राकेश की दुल्हन तक पहुंचाया था। लड़की, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तू अपनी काली करतूत का परिणाम भोगने को तैयार हो जा। मैं इस लौंग पर यह नींबू काटने जा रहा हूँ और उसके बाद क्या हुआ यह तो अच्छी तरह जानती है। हाँ जानती हूँ, मुझे अपने किसी भी इंजाम की कतई परवाह नहीं है। तो फिर यह ले। कहने के साथ ही खान सामा जी के उस्ताद ने लौंग पर मंत्र पड़ा, नींबू काट दिया और अगले पल उस लौंग से धुआं उठने लगा। फिर देखते देखते वह धुआं एक इंसानी खोपड़ी में परिवर्तित हो गया। ही। इससे पहले ये शैतानी खोपड़ी मेरी जान ले, मुझे अपना बदला पूरा करना है। यह सोच एकाकी नीलम ने अपने वस्त्रों में छुपा एक लंबे फल वाला चाकू निकाला और निकट ही आश्चर्यचकित से खड़े राकेश की गर्दन में घोंप दिया। खटाक। आई। उफ, यह तूने क्या किया शैतान लड़की। नहीं। तभी उस इंसानी खोपड़ी का भयानक जबड़ा खुला और उसने नीलम का सिर से लेकर गर्दन तक का हिस्सा अपने जबड़े में दबा लिया और खचाक। फिर नीलम के प्राण लेने के बाद वह खोपड़ी भी नष्ट होगी। भड़ाम। तभी वो पुलिस यहाँ कैसे पहुंची। शायद किसी ने पुलिस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। पुलिस घटना स्थल तक पहुंची तो जरूर, लेकिन वहां से उन 4 हत्याओं का मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज करने के लिए कुछ नहीं मिला। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।